नमस्कार दोस्तों, द टीचर शो के आज के छठे एपिसोड में हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए हैं। पेशे से शिक्षक श्री राजीव कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भट्ट जी। तो शर्मा जी का परिचय बहुत विस्तृत है और मैं इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। शर्मा जी पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन साथ में रंगकर्मी हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं और साथ में बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आज हम इनके विभिन्न रूपों के दर्शन करेंगे इस शो में, और ये मेरा भी दर्शन बदलेंगे आज के शो में। तो हम पूरी तैयारी के साथ सर हमारे बीच हैं। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। और रोज की तरह हमारे साथ इस शो में शामिल हैं हमारे को होस्ट श्री मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी और मिर्ची बाबा जी। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और साथ में दिल्ली से हमारे बीच लाइव हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक सीसीआरटी के रहे हैं, ज्ञान के भंडार हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कल्चर जिन्हें हम कह सकते हैं। श्री गिरीश जोशी जी। जोशी सर आपका भी स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। जिंदगी का हर लम्हा कुछ सीखने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें आपकी स्क्रीन पर जो नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर संपर्क कीजिएगा, अपना परिचय भेजिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा पूरे देश के, पूरी दुनिया के सामने आए, और एक छोटा सा प्रयास हम लगातार पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं। साथ में हमारे शो की व्यूअरशिप लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है और पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये लगातार शिक्षकों द्वारा देखा जा रहा है। मैं बहुगुणा जी से अनुरोध करूंगा, बहुगुणा जी प्लीज बताइएगा कि कितने लोग हमारे शो को लगभग एवरेज देख रहे हैं। औसतन इसको रोज 12 से 13,000 के बीच। इसमें उत्तराखंड से बाहर जो दिल्ली है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्यों के, उत्तर प्रदेश है हमारे में, वो भी काफी लोग को देख रहे हैं। जी जी। और हम आने वाले समय में इन राज्यों के शिक्षकों को भी इस शो में लाइव रखेंगे, रूबरू कराएंगे। इन राज्यों के जो प्रतिभाशाली शिक्षक हैं उनके साथ भी हम इस तरह के वार्तालाप करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन राज्यों की संस्कृति, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का संगीत, वहाँ के वाद्य, वहाँ के नाटक, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पूरे देश के शिक्षकों को परिचित कराएंगे। तो अभी हम शर्मा जी, जो कि बहुत लंबा अनुभव रखते हैं रंगमंच का और इन सब विधाओं का, तो हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ सर, कैसे आप इस हो रहा है? ये तो जैसा भारत के सभी लोगों का होता है, कलाकारों का, शुरुआत मेरी भी रामलीला से रही। विद्यालय में छोटेपन से ही 15 अगस्त 26 जनवरी में कार्यक्रम करते रहता था, और उसको करते करते सन 84 में पहली बार रामलीला का मंचन किया। और बड़ी मजे की बात अपनी लाइफ में मेरी रही कि पहले ही मंचन में निर्देशन के रूप में ही मैंने कार्य किया। उसके बाद हमारे जीसीएस भाकुनी जी से संपर्क बना। जीसीएस भाकुनी जी एक अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, नहीं लग रहा ना, वही देख रहा हूं। उनके साथ थिएटर से जुड़ने का मौका मिला। बुरांस नाम की उनकी एक संस्था हुआ करती थी, उसमें कार्य किया, वहां से थोड़ा सा सीखा। फिर आगे बढ़ते हुए 95 में अरविंद अग्रवाल जी, हल्द्वानी के रामलीला कमेटी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक नाट्य संस्था बनाई जो कि हल्द्वानी के उसमें एक अच्छा उसने मुकाम हासिल किया। और उसमें हमने सबसे पहले देश प्रेम करके एक नाटक किया, और मैं उस देश प्रेम नाटक को थिएटर की अपनी पहली सीढ़ी मानता हूँ, क्योंकि उससे पहले जो भी कुछ किया हमने वो एज ए थिएटर नहीं बल्कि रामलीला या नाटक के रूप में ही कर लिया। लेकिन जो बड़े मंच पर हमने कार्य किया वो 95 में मैंने पहली बार
देश प्रेम में शुरू किया था अरविंद अग्रवाल जी के निर्देशन में, और धीरे धीरे करते करते 2000 के पश्चात तो फिर स्वयं के ही नाटक निर्देशन में भी आने लग गया था। और शायद भट्ट जी आपको भी याद हो कि हम लोगों ने कोर्ट मार्शल एक किया था, जिसमें कि हम दोनों ही भूमिका थे। उसके बाद वहीं कोर्ट मार्शल एक ऐसा नाटक था जिसमें हम दोनों की प्रमुख भूमिका थी। उसमें राजीव शर्मा जी का जो रोल था वो विकास मेजर विकास का था, विकास राय का था, और मेरा जो कैरेक्टर था वो कर्नल सूरज सिंह था। बहुत ही रोचक नाटक था और आप लोग जरूर पढ़िएगा उस नाटक को, बहुत कमाल का नाटक है। हमारे जी सर कुछ कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में बहुत खेला गया ये नाटक। वहाँ के एक दल है, मैं नाम तो भूल गया, लेकिन उस दल ने कोर्ट मार्शल के इतने पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 300-400 शो किए कोर्ट मार्शल के। जी अभी कुछ दिन पहले सर प्रोफेसर उषा गांगुली जी का स्वर्गवास हुआ है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थी, हिंदी की प्रोफेसर थी। उनका बहुत बड़ा ग्रुप था और उन्होंने कोर्ट मार्शल के 250 शो पूरे दुनिया में किए, विदेशों में बहुत किए उन्होंने शो। उनके दल को पहचान ही कोर्ट मार्शल की वजह से मिली थी। बहुत कमाल का। स्वदेश दीपक एक बहुत अच्छे राइटर है हिंदी नाटकों के, तो उनका एक आइकन प्ले है कोर्ट मार्शल, और हमें भी सौभाग्य मिला एक बार शुरुआती सन 2000 में उसमें अभिनय करने का। हम दोनों ही उसमें साथ साथ रहे, तो बड़ा अच्छा अनुभव था वो। तो उसके बाद की यात्रा क्या रही सर? उसके बाद 2000 में ही हमने एक नाट्य महोत्सव कराया हल्द्वानी में, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था, बाहर की टीमें भी थी। उसी दौरान एनएसडी के हमारे पास आउट श्री डोभाल जी यहाँ हल्द्वानी अपना एक नाटक अष्टावक्र लेके आए थे। अष्टावक्र में जब श्री डोभाल जी ममगाई जी के निर्देशन में नाटक लेके आए, तो हाँ, मेरा भी परिचय श्री जी से हुआ, और श्री जी से परिचय होने के बाद श्री जी ने बाद में हल्द्वानी में एक आपके सहयोग से बहुत अच्छी कार्यशाला 40 दिन की लगाई थी एमबीपीजी कॉलेज में, तो महिला महाविद्यालय में। वहां से हम सेलनट नाट्य संस्था के रूप में जुड़े, जो कि सेलनट एक बहुत अच्छी संस्था है उत्तराखंड की। आज की डेट में उसकी 10 शाखाएं हैं, जिसमें से कि अधिकतर गढ़वाल में है और सभी लगभग रनिंग है। थोड़ा बहुत काम हर जगह चल ही रहा है उसमें। आप तो वहां से आगे बढ़ते हुए फिर मैंने उसको शुरू किया अपने बच्चों में, विद्यालय के। अब मैंने जब सोचा कि जब मैं खुद कर रहा हूं तो क्यों ना इस कला को अपने बच्चों को दूं। उसी दौरान सीसीआरटी का भी प्रशिक्षण मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। सीसीआरटी के प्रशिक्षण में मुझे लगा कि जो मैं आज तक कर रहा था, अगर मैं इसको और अच्छे ढंग से बच्चों के साथ करूं तो शायद बच्चों को इसका लाभ ज्यादा दे सकता हूं। तो फिर मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को नाटक की तरफ मोड़ना शुरू किया, और बच्चे मेरे विद्यालय के, अब जैसा आप सभी जानते हैं सरकारी विद्यालयों में बहुत गरीब बच्चा आता है, और इतना गरीब होता है कि उसको पढ़ाई से ज्यादा अपने रोजी रोटी की चिंता रहती है। उन बच्चों को भी मैंने जो है कोशिश की कि शाम को 3 से 4 बुला करके स्पेशली 3 या 5 बजे तक शाम को उनको एक वर्कशॉप के रूप में, क्योंकि सीसीआरटी में हमने महसूस किया कि जो काम वैसे नहीं हो सकता वो ग्रुप डिस्कशन से किया जा सकता है। तो बच्चों के अंदर गुण पैदा करने के लिए 1 महीने की मैंने कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू किया, और उस कार्यशालाओं के आयोजन से बच्चों को जो झिझक होती थी, जो अपना नाम तक भी सही नहीं बोल पाते थे, वे बच्चे भी अपने को मंच पर प्रदर्शित करने की कोशिश करने लगे।
मुझे इसमें सबसे बड़ा उदाहरण भट्ट जी याद आता है। एक बालिका थी हमारे विद्यालय में, इंद्रेश। अच्छा, इंद्रेश का वाक्य मैं सभी जगह करता था। इंद्रेश एक ऐसी लड़की थी जिसको माँ बाप ने 10 साल की उम्र में घर बैठा दिया, तो बड़ी हो गई, अब तू बाहर नहीं विद्यालय नहीं जाएगी। विद्यालय। और जब वो 14 वर्ष की हुई तो बाल गणना में वो मुझे पाई गई ना पढ़ती हुई। मैं उसको विद्यालय लाया, और विद्यालय लाया तो मैं महसूस करता था कि वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। अच्छा, किसी से बोलना नहीं, किसी से चल। अब बहुत कोशिश करी उसको सामने लाने की, लेकिन 2 साल तक मैं अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया। अब लंबाई भी उसकी अच्छी खासी होगी, जब वो 8 तक आई तो 70 साल करीब की हो गई थी। तो उसी साल मैंने एक नाटक किया था, पति विक्रय केंद्र। पति विक्रय केंद्र में एक महिला थी जो पतियों को, जिसको जैसे सेल्समैन कहते हैं या काउंटर बॉय होते हैं, उस टाइप से वो पतियों को दिखाती थी। और बड़ी अजीब उसकी कदकाठी दिखा रखी थी मैंने। उसमें मैंने इंद्रेश से कहा, मैंने बेटा तू इसमें फिट होती है, तू इसको कर। अब मेरे साथ के अध्यापक भी मजाक बनाने लगे, बोले इंद्रेश करेगी नाटक। तो मैंने कहा देखो, मुझे उम्मीद है करेगी। बहुत लंबा समय उसके पीछे लगा, लेकिन वास्तव में मुझे खुशी है आज तक इस बात की कि इंद्रेश ने वो नाटक किया, और शिक्षा विभाग के हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पति विक्रय केंद्र ने 2य स्थान प्राप्त किया। बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये महसूस करने लगा कि बच्चों के साथ काम करने में ज्यादा आनंद है। तो मैंने फिर वही शुरू किया। फिर उसके बाद रुद्रपुर में बालिका विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वर्कशॉप कराई। यूनिकोड में सेंट एंथोनी में बच्चों की वर्कशॉप कराई। तो बच्चों के साथ मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती चली गई। जवाहर नवोदय में भी आप कई बार कार्यशालाएं आपने की? हाँ, जवाहर नवोदय में मैंने एक कार्यशाला तो नाटक की करी थी, लेकिन जवाहर नवोदय में सीसीआरटी की जो एक्टिविटी होती थी उसकी कार्यशाला मुझे कई साल तक मिलती चली गई। वहाँ प्रिंसिपल हुआ करती थी आशा पांडे जी। आशा पांडे जी ने मुझे जो है वो अपने कार्यक्रम के लिए बुलाया, और उसके बाद वहां पे मैंने टाई एंड डाई और क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाना, नाटक कराना, हर साल अलग अलग तरह की मैंने वर्कशॉप बच्चों को दी। क्योंकि मुझे धीरे धीरे करते करते बड़ों के साथ काम करने से ज्यादा बच्चों के साथ काम करने में आनंद आने लगा। और एक वाकया मैं आपको और बताऊं। जी जी, स्वागत। एक बार हम बारहट नाटक करने जा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज विपिन त्रिपाठी जी की वार्षिक में था। तो उसमें 7 दिन का हमें कुल समय मिला। अब ये हुआ कि 7 दिन में नाटक किस तरह से कराया जाए। तो मैंने भट्ट जी उसमें एक बड़ा अच्छा वो लिया मोड़ कि जो रोल बड़े थे वो तो दे दिए बच्चों को, और जो बच्चों के रोल थे वो दे दिए बड़ों को। मतलब स्टूडेंट है 40 साल 30 साल का जी, और वहां पर टीचर वो 15 साल की लड़की वो बना रखी है। बड़े एक अलग ही उलटफेर किया उसमें मैंने, और कोशिश की, और वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया वहां पर विद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और उसके बाद मुझे अपने अंदर ही एक ऊर्जा पैदा हुई कि बच्चों से काम कराना बड़ा आसान काम है, और बच्चे लगन से काम करते हैं। क्योंकि नाटक के क्षेत्र में ये तो जरूरी है कि जब तक हम अपने अंदर के कलाकार को खुद बाहर नहीं निकालेंगे तो डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो उसके अंदर से कलाकार को खींच के बाहर निकाल सके। अच्छा, अभी आपने जो एक वाकया बताया, एक ड्रॉप आउट बच्ची थी जिसको आप अपने विद्यालय में वापस लेके आए, और वो उसका जो आत्मविश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, बहुत नीचे था,
और आपने जब उसको नाटक में लिया तो वो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और बढ़ा। उसको लगा कि वो कुछ कर सकती कर है। सकते। तो ये एक नाटक की, एक रंगमंच की ताकत है जो हम लोगों को समझनी चाहिए, हमारे शिक्षकों को और हमारे शिक्षा विभाग और इस पूरे महकमे के जो प्लानर हैं, योजनाकार हैं, उनको समझनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों में, अभिभावकों में ये संदेश है कि नाटक जो है केवल मनोरंजन का साधन है, केवल एक टाइम पास है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, आपकी क्या राय है? मेरा भी मानना ये है कि जितनी भी हमारी विधाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य, लेखन, इन सब से ज्यादा अगर किसी में व्यक्तित्व विकास रखा है तो वो नाटक में। क्योंकि मैं एक नाटक को बड़ा मैंने संधि तोड़ रखी है, ना अटक। नाटक के लिए मैं कहता हूं ना अटक, और इसमें अटकना नहीं है तो अंदर से खुद ही बच्चा या बड़ा या अभिनेता जो भी है वो ये कोशिश करता है कि मैं अटकू नहीं। तो जब अटकू नहीं तो उसको पूरा याद करने की कोशिश करता है, अपने अंदर से जितना उसके निकाल सकता है उसको निकालने की कोशिश करता है और याद करने की कोशिश। अब याद करेगा तो केवल नाटक याद नहीं कर रहा, कुछ लेसन भी ले रहा अपने अंदर। जी जी। वो वहां फिर अपने पढ़ाई में भी याद करने की कोशिश करने लग जाता है बच्चा। तो ये वास्तविकता है कि नाटक या थिएटर या रंगमंच, जो भी शब्द हम इसको कह दें, इसके द्वारा व्यक्तित्व विकास स्वयं ही धीरे धीरे होने लगता है। मैं खुद अपनी बताऊं, मैं बचपन में 15-16 साल की उम्र तक मैंने साइकिल नहीं चलाई, कहीं घर से बाहर नहीं निकला, लोगों में बैठना उठना मेरे लिए बड़ा दब्बूपन होता था। स्कूल जाता था बिल्कुल चुपचाप गया और चुपचाप आ गया। लेकिन आज कहीं पर भी बोलना हो, उठना हो, बैठना हो, मुझे कोई झिझक नहीं, कोई। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति की झिझक निकलती। तो ये चीज हमारे प्लानर्स को, जैसा भड़िया आपने कहा, बहुत सही, हमारे प्लानर्स अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो वो रंगमंच को शिक्षा में ला सकते हैं। सर, आप सर बहुत लंबे समय तक इन सब विधाओं से जुड़े रहे और आपने देश के लाखों शिक्षकों के साथ इस तरह की कार्यशालाएं की, इस तरह के आयोजन लगातार आपने किए। तो और मुझे याद है एक ज़माने में जब आप निदेशक हुआ करते थे या उससे पहले उपनिदेशक थे, तो सीसीआरटी थिएटर एंड एजुकेशन पर कार्यशालाएं करती थी, बाद में वो बंद कर दी गई। तो आपका क्या अनुभव है सर इस बारे में? नहीं, बिल्कुल है, ये तो एक बहुत नई, अब तो कहना चाहिए नई नहीं रही, लेकिन थिएटर को एजुकेशन में प्रयोग करते करते इसने सारे आयाम जो है शिक्षा के बदल दिए। और मुझे लगता है कि सब्जेक्ट में किसी भी विषय को थिएटर के साथ जोड़ा जा सकता है और थिएटर के साथ जोड़ के उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसको उसमें जितनी, जैसा अभी कहा इन्होंने राजेश जी ने, कि जितना अंदर का जो कुंठाएं जो है ना, वो सब दूर हो जाती है थिएटर से। और हमने तो देखा, टीचर्स के मामले में हमने देखा था, ये आशीष विद्यार्थी जी जो हैं, वो जब भावलपुर हाउस में हम थे सीसीआरटी में, तो बहुत अच्छी और इतने सार्थक सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले थे थिएटर इन एजुकेशन करके। तभी और बल्कि से हमने इसको कंटिन्यू किया कि हम उसको हम लगातार कर सकें, और सभी का इसमें सहयोग मिला और सभी को बहुत अच्छा लगा। शुरू में झिझक होती है टीचर्स को, जैसा इन्होंने कहा कि बड़े जब हो जाते हैं तो अपने अंदर एक बड़े होने का एहसास होता है, लेकिन थिएटर में आने के बाद आदमी बच्चा बनता है। और ये रंगमंच है और हर टीचर जो है वो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन है, क्लास में एकदम सपाट ढंग से पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए शायद आपको साइकोलॉजी में बीएड में जो कराया जाता है। और जैसा हम बात कर रहे थे जब हम जो म्यूजिक कर रहे थे, उस वक्त हमने ये बात की थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी उसमें आप देखिएगा बहुत सार्थक चीजें हैं और कल्चर को लेके एक बड़ा पक्ष रखा गया है। कल्चर का, थिएटर कल्चर का एक बहुत अच्छा माध्यम है कल्चर सिखाने का, कल्चर समझने का। भट्ट जी।
जी सर, आपने बहुत बहुत सार्थक टिप्पणी की इसमें और मैं आपकी राय से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और शर्मा जी का और मेरा भी अनुभव रंगमंच को लेके यही रहा है कि व्यक्तित्व विकास का इससे बेहतरीन माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। शिक्षा में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो आपने जैसे कहा कि हर शिक्षक एक एक्टर है, क्लास में उसको वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसका मेकअप वेशभूषा सब अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर कोई विधा हमको देती है वो केवल रंगमंच ही है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये है कि रंगमंच को वो स्थान हमारे शिक्षा व्यवस्था में नहीं मिल पाया है जो कि मिलना चाहिए। तो इस नहीं, बात अब पर हमें चीजें अपने चेंज ध्यान हो देना रही, होगा। जी जी। और ये शो हम चेंज हो हमारे रही। देश के, चूंकि देश और प्रदेश के शिक्षा अधिकारी भी इस शो को लाइव देखते हैं, अब हाँ। हजारों की संख्या में शिक्षक देखते हैं, तो इसको एक आंदोलन हमको बनाना पड़ेगा ताकि इस ये बात ऊपर तक जाए। बहुगुणा जी, आपकी क्या राय है? मैं इनसे कहा, हाँ, ये अगर हम रंगमंच के साथियों को या कलाकार साथियों को इससे जोड़ सकेंगे और शिक्षकों तक पहुंचा सकेंगे, तो मुझे लगता है कि रंगमंच एक ऐसी विधा है कि जो क्लासरूम में बहुत काम आती है, क्योंकि खास तौर से जो लिटरेचर वाला जो मामला है, जहाँ तो हिंदी काव्य या हिंदी अंग्रेजी का जो काव्य है या संस्कृत का जो काव्य है या नाटक, बहुगुणा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद उनके क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या कुछ है। तो और हम आगे बढ़ते हैं। इनसे जी हमारे जी। जो शिक्षक साथी हैं वो सीख सकते हैं कि कैसे कविता को या किसी पाठ को, जो भाव उसमें है उस भाव को चेहरे पे लाते हुए कैसे अभिव्यक्त पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों में रुचि बढ़ेगी उसके प्रति। बिल्कुल सही कहा सर। और एक बड़ा रोचक कमेंट आया है हमारे पास, भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अपूर्व पंत जी दिल्ली से सबका स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि अब तो कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा इंतजार रहता है इस शो का। तो ये हाँ, हमारे हाँ, लिए हाँ, उन्होंने आप अपनी बहुत स्क्रीन पर अच्छी। देख सकते हैं, वो कहते हैं कि अब तो कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा इंतजार इस शो का रहता है। पंत जी को बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सरिता पांडे जी कह रही है कि ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में सूरज पाल जी को बहुत ये शो पसंद है, वो लिख रहे हैं वेरी गुड। अभिनंदन कर रहे हैं हम सबका। मनोज देवेंद्र रावत जी जो संस्कार भारती के यहाँ के उत्तर भारत के प्रमुख हैं और बहुत अच्छे संस्कृति कर्मी हैं, मनोज जोशी जी सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारे हुड़का वादक जो गेस्ट थे, रूपा पी जी सबको नमस्कार भेजती हैं। और साथ में अंकुर जायसवाल हमारे सैलेट के ये कलाकार रहे हैं, वो कहते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ उन्होंने नाटक किए हैं कई सारे। चंद्रदत्त तिवारी जी जो दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहे हैं लंबे समय तक, और अब सेवानिवृत्ति के बाद अनुभव में समय अपने गांव में बिता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नेटवर्क खराब हो रहा है तो कार्यक्रम का मजा खराब हो रहा है। तो उसके लिए सर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तिवारी जी का लंबा अनुभव है रंगमंच को लेकर के। अंजना पंत जी कह रही है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है। सरिता बिष्ट जी सभी को प्रणाम भेज रही हैं। और जुगल पंत जी पिथौरागढ़ से हैं, हमारे साथी युवा हैं। और बहुत अच्छा हमारा ठुलछलिया एक नाटक था सर, जिसमें ठुलछलिया और बहुत सारे कैरेक्टर थे। शर्मा जी उसमें मेन रोल में थे। जो फोटो आपने इनके देखा होगा आज, वो कलर्ड छलिया की ड्रेस में, वो उसी नाटक का है। और जुगल अच्छा, उसमें अच्छा। इनके बेटे के कैरेक्टर में थे, तो वो जुगल याद कर रहे हैं। और डॉक्टर ज्योति गांधी हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं रुद्रपुर से, वो भी सबको प्रणाम कह रही हैं। कमलेश कुमार सती जी भी सबको नमस्कार कह रहे हैं। जुगल पंत कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है ये चुलचलिया होना चाहिए, और सभी को नमस्कार कर रहे हैं। मनोज जोशी जी ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जोशी जी ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी मुझसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा प्रेम ही इतना घना है कि करें क्या सर। तो लोगों को ये महसूस होगा ही होगा, वो दिख रहा होगा। तो महेंद्र नागर जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, वो सबको जय हो बोलते हैं। और कश्मीर से सर जावेद इकबाल वाणी हमारे युवा शिक्षक हैं, वो सब नमस्कार भेज रहे हैं जावेद भाई, और वंडरफुल बोल रहे हैं। और इकबाल भाई कह रहे हैं कि माय रिगार्ड्स टू जोशी सर, सर आपको याद कर रहे हैं और आपके लंबे और सुखी जीवन की कामना कर रहे हैं। जावेद इकबाल वाणी कश्मीर से। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से हमारे साथ लाइव है। कुमार हर्षित कहते हैं कि लाजवाब शो है, शर्मा जी के सुपुत्र हैं। और एक करेक्टर किया था डॉक्टर ज्योति गांधी जी ने, रानी का एक प्ले था हमारा आयरन हॉर्स, लोहे का घोड़ा, तो उसमें मुकुट उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया था। तो मैडम याद कर रही है, कह रही है आपने बहुत सुंदर मुकुट बनाया था, तो उसके लिए धन्यवाद। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, हमारे सारे साथी लोग देख रहे हैं।
तो शर्मा जी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं सर हम। शर्मा जी ने लंबे समय तक रामलीला में काम किया और आज भी जब भी अवसर मिलता है तो कई रामलीलाओं में छोटे-छोटे अलग-अलग तरह से आप लगातार जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। तो शर्मा जी से रामलीला का इनका कोई कोई एक छोटा-सा टुकड़ा इनके अभिनय का हम देखते हैं और रामलीला की क्या खास बात है, कुमाऊँ की रामलीला की अगर हम बात करें, पहाड़ की रामलीला की, तो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। शर्मा जी कुछ हो जाए रामलीला में, आपने दशरथ में जगह मुझे याद आ रहा है कि काफी किया है। हाँ, मैं शायद विश्व का एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जी। जिसने दशरथ करने के 8 साल बाद लक्ष्मण का रोल करा है। क्या बात है। ऐसा मुझे दूसरा सुनने को नहीं मिलता है। गजब। दशरथ का रोल करने के 8 साल बाद मुझे लक्ष्मण का रोल वो कुछ ऐसी हो गया था, तो मंच पर ही लक्ष्मण बेहोश हो गया था। अच्छा। और ये सुभाष नगर रामलीला की बात थी, तो अचानक फिर ये हुआ कि अब क्या करें रामलीला का। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी मूछें उड़ाओ, मैं बनता हूँ। तो खैर मुझे रामलीला में एक चीज तो महसूस होती है कि रामलीला एक ऐसा मंचन है जहां पर कोई भी प्रशिक्षित नहीं है और उसके बाद भी 10 दिन तक कोई गलती नहीं होती। गलतियां बहुत होती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बाहर तक नहीं आती। बिल्कुल। तो वो जबकि कोई भी प्रशिक्षित नहीं है, ना वादक प्रशिक्षित है, ना गायक प्रशिक्षित है, ना डायरेक्टर प्रशिक्षित है, करते करते ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो रामलीला का मेरा भी ऐसे ही रहा। मैंने भी बहुत रामलीला, लगभग 37वां साल है ये रामलीला का मेरे, जब से मैं कर रहा हूँ। 84 में पहली बार रामलीला का मैंने रोल करा था। तो मुझे लगभग सभी पात्र निभाने को मिले, राम, सीता और भरत छोड़ करके, शत्रुघ्न, बाकी राक्षसी और रामादल सभी मैंने किए हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, केवट, सुमंत, जो छोटे रोल है। सर एक छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए छोटी सी झलक हो जाए अपने जो कैरेक्टर किए उनमें से, आइए। तो मैं सुमंत के लेने की कोशिश करता हूँ। जी जी, स्वागत। तो राजा से जाके मैं क्या कहूँगा, अगर पूछ बैठे कहाँ सिया लक्ष्मण, तो राजा से जाके मैं क्या कहूँगा, अगर पूछ बैठे, अगर पूछ बैठे, अगर पूछ बैठे, अगर पूछ बैठे कहाँ सिया लक्ष्मण, तो राजा से जाके मैं क्या कहूँगा। ये छोटा सा एक ये सुमंत का था और दूसरा जो आपने मेन कैरेक्टर सालों तक किया वो शायद दशरथ था। दशरथ था। उसका कुछ अगर आप सुनो जी प्रिय, कहूँ सतवाणी, सुनो जी प्रिय, कहूँ सतवाणी, कहूँ सतवाणी, कहूँ सतवाणी, तुम ते अधिक न
तुम ते अधिक नहीं, मुझे कोई रानी, सुनो जी प्रिय। ये जयजयवंती रात के अंतर्गत आता है। जी। और जिस समय के कई रूठी भी होती है तो उनको मनाने के लिए जो है दशरथ बोलते हैं। और कई बार दशरथ के अलग अलग रूप के संवाद में आ जाते हैं। एक सुमंत की भैरवी याद आ रही है मुझे। जी। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए, तमसावास कियो रघुनंदन, तमसावास कियो रघुनंदन, तमसावास कियो रघुनंदन, तमसावास कियो रघुनंदन, क्या बात है। तमसावास कियो रघुनंदन, सुर सरी तीर नहाए, केवट से तब नाव मंगाई, केवट से तब नाव मंगाई, बैठे प्रभु हर साए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए। बहुत बढ़िया सर। आपने केवट के, दशरथ के और इन सब संवादों से हमें बचपन की याद दिला दी, जब हम रामलीला का पूरे साल इंतजार करते थे। और मुझे याद है पहाड़ों में जब मैं अपने गांव में पढ़ता था प्राइमरी में, तो हम करीब 7-8 किलोमीटर पैदल जाना और आना, और रात को रामलीला देखना, फिर अगले दिन स्कूल जाना, ये रूटीन होता था। रामलीला के प्रति एक ऐसा पैशन था कि मतलब अपनी बोरी लेकर के पहले बैठ जाते थे। अपनी बोरी बिछा दी, 6 बजे से बैठे, चाहे रामलीला 10 बजे शुरू होती। और हम 6 बजे 8 बजे घर से चलते थे, 10:30 बजे पहुंचते थे वहाँ, 2-2.5 घंटा पैदल चल के पहाड़ में चढ़ के फिर उतर के। मेरे ननिहाल में रामलीला हुआ करती थी, मुझे याद है। बहुत क्रेज था। और फिर रात के 2-3 बजे रामलीला खत्म होती थी। हाँ, 3 बजे तक तो कम से कम चलती थी, क्योंकि उसका कारण भी था। अगर हमारे शहरों की तरह 12 बजे, 1 बजे या 11 बजे रामलीला को बंद कर दिया जाए तो रात्रि में कहाँ जाएगा आदमी। अब वो 3 बजे खत्म करते थे, तो आदमी चला 5-5:30 बजे तक घर पहुंचते थे उजाला होते होते। और छिलके पहाड़ में चीड़ का जो छूल कहते हैं उसको मऊ में, उसके लकड़ी का गट्ठर, छूल का रांका जिसको बोलते थे, हम उसको जला के पूरी रात जो है जंगल से आते थे और रामलीला देख के। तो वो दिन आपने याद दिला दिया सर, शुक्रिया आपका। अभी हम आगे बढ़ेंगे सर। आज का जो हमारा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण, हमने मेकअप पर आपसे सीखना है। खासकर हमारे स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि में बच्चे नाटक करते हैं, और टीचर्स उनकी या तो पेंसिल से मूंछ बनाते हैं, या कोयला पोतते हैं, या फिर काला पेंट लगाते हैं दाढ़ी मूंछ के लिए। तो वो क्योंकि कुछ पूछना चाहता था मैं इनसे। हाँ बोगड़ा जी पूछिए। शर्मा जी। हाँ सर। आप विषय कौन सा पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत से हूँ सर। ओह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप अपने विषय के जब पढ़ाते हैं, खास तौर से जब कोई उसमें संस्कृत में कोई नाटक आता होगा या कोई भावपूर्ण श्लोक आता होगा, उसमें आप जी क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, किस भाव के साथ पढ़ाते हैं, अपनी अभिनय कला के थोड़ा एक उदाहरण उसका दीजिएगा। सर, संस्कृत तो एक ऐसा विषय है
जी कि आदमी अभिनय कला नहीं भी दिखाए तो जी। स्वयं ही वो गायन की शैली में चला जाता है। चला जाता तुरंत होता है। क्योंकि तो मेरे एक- को लगता है शायद संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पढ़ते समय खुद ही लयबद्ध हो जाती है, जी जी जी। तो इसलिए मुझे करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही लयबद्धता आ जाती है। तो जरा बता एक और उदाहरण दीजिए। पापान् निवार्यति योजते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणं प्रवदन्ति सन्तः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसका अर्थ है कि वो आपत्ति के समय पर साथ नहीं छोड़ेगा, पापान निवार्यति, पापों से दूर करेगा, पापान निवार्यति योजते हिताय, हित के मार्ग पर लेके जाएगा, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति, जो छिपाने योग्य चीजें हैं उन्हें छिपाएगा। अब कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, छिपाने योग्य बात क्या है कि आज भट्ट जी ने सिगरेट पी थी, मैं बताऊंगा नहीं घर में, मैंने छिपाऊंगा, मेरा दोस्त है, ये नहीं है। वहां पर छिपाने का मतलब है उसके अवगुणों को छिपाना है, उसके अंदर छिपाना है। लोग गलत अर्थ निकालते हैं इसका। आपदगतम चाह जदाति काले, जिस समय संकट आया हो उस समय साथ छोड़ के नहीं जाता। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता, संतों ने अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। अब जो हमारा इन गुणों में खरा उतर रहा है इसका मतलब वो हमारा मित्र है, और जो गुणों में खरा नहीं उतर रहा है वो हमारा मित्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो आपने महसूस किया होगा सर बहुगुणा जी कि स्वयं ही दिशा में लयबद्धता जी जी आ जाती है। मैं अब आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा जो शायद आपने कभी किसी को बताई नहीं होगी लेकिन आज बतानी होगी। अच्छा जब आप स्कूल में पढ़ा करते होंगे जी तो सर, अक्सर बहाने भी बनाते होंगे, क्लास में कभी कोई काम नहीं किया होगा, कोई कभी लेट से आए होंगे या कभी एब्सेंट रहे होंगे, और जब आदमी बहाना बनाता है उस समय बहुत बढ़िया अभिनय करता है वो। सर सच्चाई ये है, मैं अपने पिताजी के स्कूल में पढ़ता था तो बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता था। सब तो पिताजी के जाता था, पिताजी के साथ आता था। और छोटे बचपन की याद नहीं है कि मैंने कोई बहाना बनाया। हाँ इतना जरूर मैं मानता हूँ, जैसा मेरे को मेरे घर वाले बताते हैं, बुखार में भी मम्मी दवाई जेब में डाल करके स्कूल भेजती थी तो मैं जाता था, मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ एक वाक्य जरूर याद आता है, वो आपने जब छिपे हुए वाक्य पूछे, मैं हापुड़ से पढ़ता था। मैं इंटर तक की मेरी शिक्षा हापुड़ में हुई है। वहां सरस्वती इंटर कॉलेज नाम का एक विद्यालय था। वहां एक परंपरा थी, बच्चे ने गलती करी कल तो अपने बाप को बुला के लाना। तो हम लोग रोज अगर बाप को बुला के लाए तो स्कूल में माँ साहब मारे और घर में बाप मारे। तो बच्चों ने एक सिस्टम बना रखा तो बच्चों ने एक सिस्टम बना रखा था, किसी भी रिक्शे वाले को या किसी राह चलते से कहा कि 8 आने 4 आने 2 रुपए जो जेब खर्च हुए कि ये रख ले, स्कूल आ जाए मेरा बाप बन के, और वहां पे एक थप्पड़ मारना, मास्टर फिर खुद ही मत नहीं मारो, मत मारना नहीं चाहिए बच्चे को समझा दे, तू घर आके तेरी टांगे तोड़ता हूँ। वो कह के बाहर चला गया। और हम किराए के पिताजी जरूर लेके जाते थे। ये वाक्य याद है। कक्षा हरीशचंद्र माँ साहब जी थे, लेकिन आज उन हरीशचंद्र माँ साहब जी को सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूँ कि उनके गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंदर हाथ सहारते और बाहर बाहे चोट, जो उन्होंने चोट मारी थी उन्हीं से आज हमारे खोट निकले। आपके सबसे ज्यादा हरीशचंद्र जी को ही याद करता हूँ। आपके गुरुदेव जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ, और काश आपके गुरुजी जैसे गुरुजी हमें भी मिले होते तो आप आज मेरी सेहत भी आपकी तरह होती। ये तो जी आप तो महागुरु हो, गुरु तो आप तो स्वयं महागुरु हैं।
तो अभी हम सर आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। बातें शर्मा जी के साथ तो पता नहीं चलता है पूरे दिन का, मैं तो बहुत रहा हूँ उनके साथ, तो इनके तो इतने रोचक किस्से हैं, और ये इनको चुप करा के भी चुप नहीं होते हैं इनके साथ, एक बड़ा मजे का ये भी है। तो अभी ये शुरू हुए हैं, तो अब ये स्टार्ट हो गए, अब चार्ज हो गए हैं, तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे और साथ में काम भी करते हैं सर। अभी शर्मा जी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम अपने स्कूलों में जब कार्यक्रम होते हैं तो हम मेकअप में जो है बहुत कैजुअल लेते हैं, तो उससे कैरेक्टर बच्चों के निकल नहीं पाते, बच्चों को भी मजा नहीं आता क्योंकि वो मूंछें दाढ़ी सब काम चलाऊ सी होती है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा बेहतर वो कैसे बने। तो शर्मा जी अपना सामान मेकअप बॉक्स हमारे साथ लेके आए हुए हैं स्टूडियो में आज, तो वो मेरी ही दाढ़ी बनाएंगे और आप लोग देखिएगा सर, आप स्टार्ट करिएगा तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आप कम समय में जी यहाँ पे रोकूंगा मैं शर्मा जी को। हाँ सर। दाढ़ी बनाना बहुत आसान है जी सर। आप भट्ट जी की मूंछें गायब कर दीजिए। सर मैं उससे ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन भट्ट जी फिर घर कैसे जाऊंगा, भट्ट जी यही बात कर देंगे। सर ये तो इतने सकते रखते हैं, मुझे गायब कर सकते हैं, मुझसे छोड़िए। भट्ट जी की मूंछें गायब करने के लिए मेरे पे एक नहीं दो तीन कैंचियां हैं। लेकिन ये मेरी पहली कैंची ही उनकी मूंछें साफ कर लेगी, लेकिन भट्ट जी उसके बाद मुझे छोड़ेंगे नहीं। सर पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं मूंछों की बड़ी डिमांड है शो में। मैं तभी तो कटवाने के मूड में हूँ उनको। अच्छा मिर्ची लग रही है आपको, अब समझ में आया। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि नहीं शर्मा जी, आपको एक चीज बहुत मार्के की बात बता रहा हूँ मैं आज आपको। जी सर। जावेद इकबाल का मैसेज पढ़िए। जोशी जी जिन लोगों की मूछें होती है ना, हाँ, वो लोग अक्सर छोटी छोटी बात को मूछ का सवाल बना लेते हैं और दुनिया में झगड़ा हो जाता है। वो बात तो वही है ना, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी। आप देखिए हमारे जो ट्रम्प जी हैं, उनकी मूछें नहीं है कभी, कितने शांत रहते हैं बेचारे। हाँ, किम जोंग की मूछें नहीं, काट देंगे, आप परेशान हो भगवान जी, आप परेशान हो, मैं खुद ही काट दूंगा 2-4 दिन। आप ही के जैसा हो जाऊंगा। तो जावेद इकबाल वाणी कह रहे हैं कि माय रिक्वेस्ट अरेंज वन सेशन ऑन मेंटल हेल्थ आल्सो इन योर आर्टिस्टिक वे, नीड ऑफ द आवर। तो बहुत अच्छा सुझाव है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे मनोविज्ञान के जो कोई शिक्षक साथी हैं, एक्सपीरियंस है, उनको हम अपने साथ लेके आएंगे शो में, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसकी आज बहुत जरूरत है। और हमारे शुक्रिया जी जावेद इकबाल जी को शुक्रिया। हाँ थैंक यू इकबाल साहब। और गजेंद्र नौटियाल जी हमारे सर बच्चों पर बहुत काम करते हैं, मूल रूप से गढ़वाल से हैं, लेकिन मेरे गुरु भी हैं और अभी आजकल हरियाणा में हैं। वो लिखते हैं कि वाह वाह लगे रहो, बहुत अच्छा नाटक पर चर्चा का शायद ये देश में पहली तरह का अपना एक शो हो रहा है। तो नौटियाल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबने बहुत सीखा, कोशिश करेंगे आपसे भविष्य में फिर से कभी कुछ सीखें। गजेंद्र नौटियाल जी का हम आभार प्रकट करते हैं। बाकी में जो कमेंट्स आ रहे हैं सर, उन पर प्रत्येक पर चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि 1 घंटा बहुत कम समय है। मैं स्क्रीन पर लाइव उसको कर रहा हूँ बीच बीच में। हर्षवर्धन पिथौरागढ़ से हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम बोलते हैं। तो राकेश पोखरियाल जी हैं जो कहते हैं मूछें हो तो भट्ट जी की जैसी। आ गया। आप ही के मित्र हैं बगुड़ा जी, आप ही के मित्र हैं पोखरियाल जी। अब ये बागी हो गए हैं साहब। ठीक है। वैसे तो बागी होने का इतिहास बगुड़ाओं का है। मिर्ची लगी मिर्ची। नहीं, पाला बदलने का इतिहास तो हम बगुड़ा लोगों का है, लेकिन ये पोखरियाल जी का आपसे सीख रहे हैं पोखरियाल जी। चलिए सर। तो भट्ट जी मैं ये कह रहा था, जैसा आपने अभी कहा, विद्यालयों के जो कार्यक्रम होते हैं या जो रामलाओं के जो होते हैं, वहां पर मेकअप का मतलब केवल ये मान लिया जाता है कि इसको जितना ज्यादा हम पोत देंगे जी, उतना ज्यादा ये निखर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं, जबकि बिल्कुल ही असत्य है ये बात। मेकअप का असली कार्य होता है उसके अंदर, कलाकार के अंदर ये फीलिंग करना कि अब मैं राजीव शर्मा नहीं हूं, अब मैं ये बन गया। कैरेक्टर में लाना, कैरेक्टर में आता है बस। क्योंकि बाहर वाले को तो बिना मेकअप के भी वो दिख जाएगा, उसके स्वयं के लिए वो होता है। और हमारे स्कूलों में क्या करते हैं, सबसे बड़ा तो यहाँ पे एक बड़ा लाल धब्बा डालते हैं, 2 लाल धब्बे यहाँ डाल दिए और हो गया। मूछें बनानी है
तो काजल को यहाँ से ये ले, जबकि 90% की मूछें ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो तो मेकअप जितना कम से कम किया जा सके, जितना हल्के से लाइट रखा है। हाँ, कहीं पर तेज रोशनी में कार्यक्रम देना है, वहां पर तो थोड़ा सा डार्क मेकअप चाहिए, रामलीला में जैसे होता है, जैसे रामलीला में है वहां पर। और या कुछ चीजें डिमांड की जाती हैं, जैसे हमने कैरेक्टर ऐसे कि कहीं पर कोड़ी बना, अब कोड़ी को हम लाइट में नहीं ला सकते, उसको डार्क मेकअप ही देना हमें आवश्यक हो जाता है। जी। तो वो तो एक अलग चीज है। आपने करमिया कोड़ी को काफी मेकअप दिया है हमारे। हाँ, करमिया कोड़ी बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, और जब मैंने पहली बार भट्ट जी उसमें करा, मैं दर्शकों को बता दूं, एक शैलेश मटियानी साहब की कहानी है, दो दुखों का एक सुख। आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आपको कहीं मिल पाए, वो हो सकता है नेट पर भी हो। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है करमिया कोड़ी। तो हमने वो नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में भी किया, भारत रंग महोत्सव में, और हल्द्वानी, रुद्रपुर और पता नहीं बहुत जगहों पे उसको शोज किए। तो वो करमिया कोड़ी का एक कैरेक्टर था जिसका मेकअप शर्मा जी करते थे। घनश्याम भट्ट जी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वो अक्सर उस रोल को किया करते हैं, करमिया कोड़ी वाला। तो उसका मेकअप ही करते थे, तो वो हम चर्चा कर रहे थे। तो और मैं जब पहली बार करमिया कोड़ी का मेकअप कर, भी आप दे दीजिए क्या है। हाँ, मैं भी सभी चीजों का परिचय देते हुए चल रहूंगा। जब हम रामलीला में जाते हैं, हमारे पास 15 मिनट केवल है सर। हाँ, मैं 15 मिनट से पहले मेकअप हो जाएगा। नहीं, हमें 10 मिनट से 5 मिनट में आपका मेकअप कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो करमिया कोड़ी का जब मैंने, सॉरी, ये जो है क्रेप है, अगर आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, रामलीला में आप देखते हैं, नहीं वो अजीब दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये क्रेप जो है, ये वो क्रेप नहीं है जो रामलीला में आप देखते हैं। रामलीला में बटी भी होती है, छोटी होती है, छोटी, जैसे चुटिया बनाई होती है महिलाओं की, इस तरह से चुटिया में होता है, और बहुत बारीक होता है, और उसको रात को भिगोना पड़ता है, भिगोने के बाद सुखाना पड़ता है, और सुखाने के बाद वो इस रूप में आती है जिस रूप में मेरे पास ये है। लेकिन दिल्ली में ये इस तरह से तैयार मिल जाती है, और थोड़ा सस्ती भी पड़ती है। वैसे महंगी होती है लेकिन सस्ती पड़ती है, क्योंकि माल जाते होता है। कितने का आ जाता है सर ये सर 50 रुपए फिट मिलता है, और हमारे छोटे शहरों में ये इसका 10वां हिस्सा पतला 50 रुपए फिट में आता है। तो ये बड़ा सस्ता पड़ता है, और मैं यही यूज करता हूँ क्योंकि ज्यादा है। अब मैं बहुत तेजी के साथ आपके मेकअप करूंगा, इसके लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है। क्रेप, जिसका परिचय मैं आपको दे चुका हूँ, ऐसे कैसे किया आपने सर, थोड़ा बताइए। हाँ, और दूसरा स्प्रिट गम। स्प्रिट गम ये सामान्य गोंद से हट करके स्प्रिट में घुला हुआ गम होता है, गोंद होता है, जो कि जल्दी सूख जाता है। कहाँ मिलता है सर स्प्रिट गम? भी उसी दुकान पर मिलेगा मेकअप की जहाँ पर जो पटवे होते हैं सर, पटवे, इनके यहाँ जो हमारे पटवों की दुकानें होती हैं, उनमें ये सब सामान मिल जाता है। हर शहर में कुछ दुकानें होती हैं पटवों की, जहाँ पर आपको स्प्रिट गम और ये क्रेप वगैरह और बेस, जो फाउंडेशन वगैरह का सामान है मेकअप का, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप वहां से ले सकते हो। क्रेप को जैसे शर्मा जी ने बताया कि भिगा देना है, उसको सीधा करके अखबार के बीच में, किताब के बीच में रख देना, ताकि ये इस शेप में आ जाए, पफ के शेप में। ये पफ कहलाता है, और हमें जितनी भी बनाना है इसी पफ का इस्तेमाल करते बनाना है। और चूंकि ये स्प्रिट गम थोड़ा सा जलन करता है, इसलिए मैं भट्ट जी को जलन ना हो, और किसी अभिनेता को थोड़ा ज्यादा लगाइएगा, किसी अभिनेता को परेशानी ना हो, इसलिए एक गीला कपड़ा हम अपने साथ रखते हैं। नहीं, मजे की बात है कि स्प्रिट गम मेरे लग रहा है और जलन वहां हो रही है सर। जलन नहीं, खुशी हो रही है कि भट्ट जी को जलन होगी। तो ये गीला कपड़ा मैंने कर लिया है। अब मैं ये पफ लेते हुए चल रहा हूं, और पफ लेकर के इसको हम बारीक ढंग से सीधा सीधा काट लेते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। और सीधा काटने के बाद हम जिस शेप में भी इसको लगाना है, एक लाइन गम की ली, ऐसे एक लाइन गम की लगानी है सर, और पफ को अपने गम में लगाया,
थोड़ा सा, और गीले कपड़े से इसको हमने दबा दिया। अगर आप पफ को भिगोएंगे नहीं और उसकी जो लटें हैं उसी तरह से लगाएंगे तो पफ पूरा चिपकता नहीं है, और पूरा ना चिपकने के कारण आपने बहुत सारे वाक्य देखोगे रामलीला में, कभी रावण की मूंछ गिर जाती है, कभी कुंभकर्ण की मूंछ गिर जाती है, आपने बहुत सारे वाक्य देखोगे। लेकिन ये जो है हमारी, इसमें किसी भी दशा में ये अब निकलेगी नहीं, आप इसे कितना ही खींच लें, क्योंकि ये पूरा लगे। अब इस तरह से हम दूसरा पफ लगाएंगे। एक के ऊपर एक लेयर हम लगाते जाते हैं सर, जिससे कि वो उसमें रियलिटी ओरिजिनलिटी नजर आए दाढ़ी में या मूंछ में, जो भी हम लगाते हैं, क्योंकि एक ही लगाएंगे तो वो थोड़ा कार्टूनिश हो जाता है। अब हमारे चेहरे पर जिस प्रकार से लेयर है उसी प्रकार से हम लगाते रहेंगे। दाढ़ी बनी है ना, ताजी दाढ़ी बनी में असर करेगा, लगेगा थोड़ा सा। लग रहा है सर मिर्ची लग रही है बोगड़ा जी। ये कमेंट्स भी हम आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, देखिएगा हमारे साथी क्या क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आपने अमन संस्था के साथ में पिथौरागढ़ में बच्चों के साथ आपने इनके साथ में काम किया, वो बहुत खुश है आप लोगों को देख करके। पिथौरागढ़ कहाँ पर है? पिथौरागढ़ कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ कहाँ पे है? पिथौरागढ़ बॉर्डर है सर, चाइना नेपाल के उत्तराखंड का एकदम बॉर्डर जिला है। पिथौरागढ़ नहीं है, पिथौरागढ़ नहीं है, पिथौरगढ़ है। वो मेरे ख्याल लिखने में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, पहाड़ीपन में लिख दिया है पिथौरागढ़, वो पहाड़ी में पिथौरागढ़। पहाड़ी में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तो मैं और आप साथी थे, पिथौरागढ़ मेरे को क्या समझा रहे हो आप? जब तक शर्मा जी आपका मेकअप करते हैं, जब तक शर्मा जी आपका मेकअप करते हैं, मैं दर्शकों को थोड़ा सी बातें बता दूं। जहाँ तक गेटअप का सवाल है, तो हाँ सर, प्राण ऐसे एक एक्टर हुए हैं जिन्होंने कभी 2 फिल्मों में एक जैसा गेटअप किया नहीं। उनका हर फिल्म में अलग गेटअप होता था, और उनके गेटअप ने उनको एक्टिंग की करने में बहुत सुविधा दी। हाँ जी, कोई 2 फिल्में एक में वो एक जैसे इसमें नहीं मिलेंगे, गेटअप में नहीं मिलेंगे। चाहे तो हेयर स्टाइल बदल देंगे, रुमाल की स्टाइल बदल देंगे, कॉलर की स्टाइल बदल देंगे, मूंछों की स्टाइल बदल देंगे, सिगरेट पीने की स्टाइल बदल देंगे, कुछ न कुछ वो बदल देंगे। ये तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि तो ये जावेद इकबाल बाणी लिखते हैं सर कि जोशी सर को और अधिक समय दीजिए, और वो बहुत सारी बातें उनसे सुनना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे सर। अभी जोशी जी लगातार हमारे साथ सोच में है। जी जी, हालांकि गुलशन यहाँ से दूसरी लेयर लगनी शुरू। जावेद इकबाल का फोन नंबर क्या है? जावेद, इफ यू कैन गिव योर फोन नंबर, मोबाइल नंबर। मैं भेज दूंगा सर आपको, मैं भेज दूंगा, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। तो मैं सारे दर्शकों से एक चीज कहूंगा, एक छोटा सा लुक चेंज इनका अभी तक हो चुका है। ये जैसे हल्की दाढ़ी इंग्लिश में, अगर हम इसको यहाँ से कट मारते, अभी फिलहाल मैं मार नहीं रहा हूँ, दोबारा खत्म करूंगा। अगर हम इसको कट मारते हैं और इतना ही दिखाते हैं तो ये इस तरह से भी बन जाती है जैसे मेरी हो रही है फ्रेंच कट। और इसको अगर यहाँ से कट मारते हैं तो जैसे चाइनीज पतली सी दाढ़ी आ जाती है, वो बन जाती है। और अगर हम इसको और अभी बढ़ा देते हैं, बोगड़ा जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, हालांकि मिर्ची लगती है इसमें थोड़ा सा। वो आवश्यक भी है। अपने आपने जो अभी ताजी ताजी दाढ़ी बनाई हुई है उसका असर है कि ये जो है लग रहा है आपको। तो दर्शकों, मैंने आपसे जो कल वादा किया था कि मैं कल फिर दाढ़ी में आऊंगा आपके बीच में, तो वो मैंने लगभग पूरा कर दिया है शर्मा जी की मदद से।
शर्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपने जो जैसे आप इनका मेकअप कर रहे हैं ना, डॉक्टर भट्ट का, जी सर। आपने सीसीआरटी में कभी कथकली वालों को देखा मेकअप करते हुए? कितना तन्मय, सर कितनी आपके एकाग्रता। आपके आशीर्वाद से मिला था सर ऐसा मौका देखने को। उनका तो बहुत लंबा वो 4 घंटे का होता है। 4 घंटा एक आदमी। हाँ, तो 4 घंटा। मेकअप बहुत 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 आसान चीज नहीं है। यहाँ यहाँ से पूरा वो बॉर्डर जो बनाते थे। चुट्टी चुट्टी चुट्टी। ये जो थिएटर को हम बोलते हैं ना, अभिनय, जी उसका संस्कृत में अर्थ ही है मेकअप के थ्रू वो की ओर ले जाना, हाँ, उस कैरेक्टर की सर ओर ले जाना। नाट्य शास्त्र में भी सर जो 4 विधाएं कही है, हाँ, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो सात्विक। आहार्य का ये एक भाग है मेकअप। आहार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अभिनय का। हाँ, हाँ, मोहन चौहान जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी है सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पढ़ के हमारे दर्शकों को बताइएगा। हाँ बड़ी थोड़ा सा। मोहन चौहान जी कह रहे हैं कि रंगमंच अभिव्यक्ति और संवाद का सशक्त माध्यम है। बिल्कुल। स्कूली शिक्षा में इस विधा का बेहतर प्रयोग हो सकता है, बशर्ते इसके लिए संस्थागत अवसर उपलब्ध होना जितना जरूरी है उससे भी जरूरी है शिक्षक की स्वायत्ता। मोहन चौहान जी का कहना बहुत सही है। बहुत सही। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मैं अपने स्कूल में कई बार इसका प्रयोग करता हूँ। हाँ, दरअसल दुर्भाग्य से ना वो शिक्षक को वो स्वायत्तता मिलती नहीं है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ऐसा है कि नहीं जोशी जी, इसका भी मैं सामान्य रूप से मिलती नहीं है, लेकिन आप पढ़ जाओ तो मिल जाती है। हर कोई मिर्ची वाला नहीं होगा सर, है ना? हर कोई मिर्ची वाला नहीं होता है ना। हाँ, क्योंकि मेरा अपना एक वो है कि जब हम दूसरों से अपील करते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तो मेरे को भी कई बार अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है। जी जी। अब मैं लोगों से तो कहूं कि तुम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, लड़ो, और मैं अपने स्कूल में या अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूँ, उसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा बात तो हो जाती है। सौभाग्यशाली हैं आप। जी मैंने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मेरे को ये लगा उत्तराखंड में मेरे को ये लगा, जैसे कमेंट में आपको पढ़ रहा था कल या परसों, राकेश जुगरान जी जो सीनियर लेवल पे हैं, या हमने म्यूजिक वर्कशॉप के दौरान कुंवर साहब को देखा या सीमा जौनसारी मैम को देखा, कलाओं के प्रति सब संवेदनशील हैं और चाहते भी हैं कि ये कलाएं शिक्षा में आए। जुगरान जी बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं, और कल या परसों में वो शायद हमारे मेहमान आ रहे हैं। कल आएंगे सर, कल रहेंगे। एक बहुत अच्छे कवि हमारे हैं, डीसी दिनेश चंद्र जी, म्यूजिक के टीचर हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। दिनेश पाठक, शायद दिनेश पाठक की बात कर रहे हैं आप। जी 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 जी। बहुत बढ़िया कलाकार, और भी बहुत सारे लोग हमारे। उन्होंने पहले 2 दिन तो कमेंट दिया, कमेंट देना छोड़ दिया। अब मैं समय की कमी के कारण इनको पूरा बहुत बारीक तो नहीं दे रहा हूं। अब मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम इसी में शुक्रिया। फिलहाल जैसे ग्रंथी होते हैं हमारे, वो खुली दाढ़ी में इस प्रकार से रहते हैं, उसके लिए हमारा ये हो गया। और यही अगर हमने किसी मुस्लिम का बनाना होता मौलवी, तो ये पूछे इनकी हम नहीं बनाते, वो मुस्लिम में चला जाता। यही मेकअप ग्रंथी के बाद अगर एक अच्छे सरदार के रूप में हमने इसको दिखाना है, जो बिजनेसमैन या, तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से चिपका देते हैं, तो आप महसूस कर रहे होंगे सरदार के लुक में आ जाता है। और अगर यही हमने कोई इंग्लिश पर्सन दिखाना है, तो हम इसको थोड़ा कपड़े जरूर आपके इस तरह से ड्रेस्ड कर देंगे
तो ये हमारे यूरोपियन कंट्री की का थोड़ा सा गेटअप आ जाता है। और इसी को अगर हम लंबा खींच दें और इधर का हटा लेते हैं तो हमारे जैसे पहाड़ी में आपने महसूस किया होगा, हमारे पहाड़ में भटजी तो खैर बहुत ज्यादा दाढ़ी मूछों वाले हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में थोड़ा सा कम बाल आते हैं। महसूस आपने किया होगा, बहुत से लोगों की दाढ़ी लास्ट तक भी नहीं आ पाती है ढंग से। तो उसमें हम इस पोर्शन में कम रखते हैं, केवल आगे का ही पोर्शन दाढ़ी का रखते हैं, जैसे चाइनीज। तो इसी को अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ ना लगाएं और इतना पोर्शन बनाएं और इसको इस तरह से चिपका दें तो ये फ्रेंच आ जाती है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप बालों को लगाइए और जिस तरह से आपने कटिंग करनी है उस तरह से कटिंग करके। भट्ट जी कैसा लग रहा है? राम राम। तो अभी फिलहाल चूंकि आपने समय कम दिया है। मैंने नहीं दिया था समय की बाध्यता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है जैसा भी अभी हुआ है बेहतरीन है। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं, सरिता बेस्ट कह रही हैं ब्यूटीफुल है, और ये हर्षवर्धन कह रहे हैं कि पगड़ी लगा दो तो सरदार हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा अगर अभी पगड़ी दिया जाए, इसी को किसी तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। पगड़ी लगा के हम इसको सरदार चिपका करके मतलब ग्रंथि बना सकते हैं, वैसी वाली पगड़ बांध करके, पग बांध करके पगड़ी लगा करके हम सरदार भी दे सकते हैं। और जैसे हमारे शुरू में विशेषज्ञ महोदय कह रहे थे कि इनके बाल लगा दो, मैंने बाल लगा दिया, बाकी सारे बाल गायब हैं। तो एक छोटा सा सर कोई कैरेक्टर जो आपने किया हो उस पर कुछ लाइनें अंत में आप हमारे दर्शकों को दिखा दें। कोई आपने जो नाटक किए बहुत सारे, उनमें से कोई एक लाइन आप सोचिए, तब तक मैं जोशी जी को लेता हूँ लाइन पर। नहीं जोशी सर, आप हमने कल जो सवाल किए थे 5, उनके जवाब हमारे दर्शकों को देंगे और आज के सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल के जवाब सर पहले आप हमें बता दें। मैं कल का पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, जोशी सर उसका उत्तर बताएंगे। पहला कल का सवाल था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प कौन से हैं? देखिए दोनों, ये कुछ उत्तर आते हैं हमारे पास मेल में या फेसबुक में, कुछ टीचर्स कुछ कल आया था सर। एक सरिता बेस्ट जी ने कहा था कि उत्तराखंड का तो ब्रह्म कमल है, उत्तर प्रदेश का उन्हें मालूम नहीं था। तो आप बताएं सर। फुल पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का राज्य पुष्प एक ही है, ब्रह्म कमल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। और ब्रह्म कमल जो है वो हिमालय की सुरम्य घाटियों में पर्वतीय क्षेत्र का शानदार फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरी ओब्बालाटा है और जिसको अंग्रेजी में हम स्नो लोटस कहते हैं। तो ब्रह्म कमल राइट आंसर फॉर सरिता जी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तराखंड के साथ साथ। दूसरा प्रश्न है सर, आपकी स्क्रीन पर दिशा किन्हें कहा जाता है? दिशा जो है वो दिशाओं में होने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। किसी भी दिशा में कोई चीज होती है तो उसको हम दिशा कहते हैं। जैसे दक्षिण में होने वाली वस्तु को अर्वाचीन कहते हैं। उत्तर दिशा में जो होने वाली वस्तु है उसको उदीचीन कहते हैं। पश्चिम दिशा में होने वाली को प्रतिचीन कहते हैं और पूर्व दिशा में होने वाली को प्राचीन कहते हैं। तो दिशा दिशाओं में होने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है सर। ऑस्टियोब्रोमा बेलानागिरी ऑस्टियोब्रोमा बेलानागिरी जो है वो भारत के सुदूर मणिपुर राज्य की राजकीय मछली पेंगमा का वैज्ञानिक नाम है। पेंगमा और हिल्सा दो मछलियां हैं जो बहुत चाव से मछली खाने वाले खाते हैं। और पेंगमा जो है वो मणिपुर की राजकीय मछली है। उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ऑस्टियोब्रोमा बेलानागिरी है। जी, इसका चौथा प्रश्न है सर कल का। लोक जनश्रुति के आधार पर किस प्रसिद्ध मंदिर को कुमार सेवक की भक्ति से जोड़ा जाता है? ये जो है एक बहुत खूबसूरत घाटी हमारे देश में है, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। उसकी गहराइयों से जब ऊपर उठती है सड़क तो वहाँ पे अचानक देवदार प्रकट होते हैं
और वहीं ढूंगरी ग्राम में एक हिडम्बा देवी का मंदिर है। जी हिडम्बा देवी का मंदिर जो है, उसके जो जनश्रुति है, उसमें जो पट्ट वहां पर मंदिर में है, वो ये दिखाते हैं कि कुम्हार की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिए और राजा को कहा कि यहाँ मंदिर बनाया जाए। वो जो मंदिर है हिडम्बा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में, वो कुम्हार। अंतिम 5वां प्रश्न सर कल का था कि प्राचीन भारत में कर्णेय किन्हें कहा जाता है? कर्णे जप कर्णे जो जप। है, वो कर्णे जप जो है प्राचीन भारत में चुगलखोरों को कहा जाता था, जो चुगली करते हैं एक से दूसरे की, उनको कर्णे जप कहते थे। आ गए सर सामने। अब आज के प्रश्न आप दे दीजिएगा। जी आज के प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर, आप एक बार पढ़ दीजिए सर। रामा, ददिह, बाबी और तुकाश्मी किस पौधे की मुख्य किस्में हैं? रामा, ददिह, बाबी और तुकाश्मी। हालांकि एक इसका उसका आंसर मेरे को किसी ने भेजा है और वो बिल्कुल ठीक आंसर है। सेकंड, दूसरा प्रश्न है कि फ्यूजन बम क्या है? फ्यूजन बम, ये साइंस से जुड़ा हुआ है। मुझे हेमंत बिष्ट जी की याद आ रही थी, जो सबसे पहले प्रोग्राम में आए थे, जिनसे हमने आगाज किया था। और तीसरा प्रश्न है, कोरोना काल में कोरोनियल्स कौन है? कोरोना का काल है तो कोरोनियल्स कौन है? और चौथा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? हम जो कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और भारत में तो कैलेंडर होते नहीं थे, भारत में पंचांग होते थे। पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसलिए उनको पंचांग कहते थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं क्या आंसर उसका मिलता है। और 5वां प्रश्न है कि गदोहे बे, उरस्तीय, ओजोमोहे और अंशुघात किसके प्रकार हैं? तो मैंने जैसे मैं परसों सेकंड प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि संस्कृति डजंट मीन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा और थिएटर। संस्कृत में विज्ञान, गणित, जितनी सब चीजें हैं, वो सब समाहित होती हैं। तो हम अपने कोशिश हमारी यही रहती है कि गूगल में इसके उत्तर न मिले, और इसलिए मैंने कल आपको जब मैसेज भेजा, मैंने कहा था गूगल बाबू को प्रणाम, देखते हैं कि गूगल से कितने आंसर निकलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, सरिता जी ने प्रयास किया, पहले रूपा बिष्ट जी ने भी प्रयास किया था, बहुत अच्छा। भट्ट जी, आप पे समय है 2 मिनट का? जी 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 सर बोलिए। मैं जब ये मेकअप की बात चली, शर्मा जी थोड़ा देखें जरा इसको और बताएं कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। मैं अक्सर इसका प्रयोग करता हूं बगैर किसी मेकअप के चेहरा बदलने के लिए। तो मेरा चेहरा पास लाएंगे तो मैं लोग देख पाएंगे। आप मेरे चेहरे को बड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे को छोड़ दीजिए। आप मेरे चेहरे को बड़ा करिए ताकि बाकी लोग भी देख सके मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, तो सेलो टेप जो होती है, पतली वाली, जो पारदर्शी होती है, तो उसके प्रयोग से चेहरे का लुक बदल जाएगा। अगर मैं यहां से टेप लगा के थोड़ा ऐसे कर लूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा नेपाली लुक हो गया है। इसको मैं पीछे खींच दूंगा तो ये चाइनीज लुक हो गया अभी। और जब मैं इस टेप को थोड़ा ऊपर उठा दूंगा तो ये ताइवान और जापान का लुक आ जाएगा। और जब मैं इसको, ये टेप को थोड़ा लगा के इधर खींच देता हूं तो उच्चारण भी बदल जाएगा और चेहरे के भाव बदल जाएंगे। ये दिखते नहीं है आसानी से, बाहर से बहुत पास से ही दिखाई देगा क्योंकि आपने वो सेलो टेप लगा रखी है, थोड़ा उसको वो करना पड़ता है। हम कई बार आंखों के लिए, आंखों को फाड़ने, जी आंखों को फाड़ने के लिए भी हम जो है इसका इस्तेमाल इस प्रकार से चढ़ा लेते हैं। बिल्कुल जी, मैं भी हमारे इसका जी जी बिल्कुल, इससे सेलो टेप का बहुत। और ये और जब क्रेप नहीं होती है ना, जब क्रेप नहीं होती है, रात में मुझे कम मतलब रोशनी बहुत तेज ना हो, कम रोशनी में प्रदर्शन करना हो और क्रेप वगैरह, बाल वगैरह अवेलेबल ना हो, तो मैं गोंद लगा लेता हूँ और उस पर चाय पत्ती लगाता हूँ। चाय पत्ती का सर, जैसे भिखारी है या बेरोजगार युवा है, पागल है, हाँ, मैं उसका प्रयोग करता हूँ कई बार। इन लोगों के लिए चाय पत्ती का मेकअप का बेस्ट। मैं गांव में
हाँ, वो जैसे कट करना मैं फिर चाकू से उसको शेप दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, चाय पत्ती वाला तो बहुत अच्छा मेकअप होता है। हाँ हाँ और और रामलीला में तो रूई से भी कर देते हैं। तो गांव में, असल में मैं गांव में रहता हूँ तो वहां मेरे को मेकअप सामग्री मिलती नहीं, तो मैं इन सब चीजों का ही प्रयोग करता हूँ अक्सर। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे छोटी सी नेल पॉलिश है, ब्लैक जी रंग जी की अगर आपके पास नेल पॉलिश है, आप जी एक दांत में नेल पॉलिश लगा दीजिए, जी जी पूरा जी लुक, या तो दो दांत में लगा दीजिए आगे से, पूरा लुक चेंज हो जाएगा। लाइट पड़ती है वो बिल्कुल दो दांत नहीं दिखेंगे उसके। तो सर ऐसे करना है अभी ना। हम और दांतों एकदम को फिर सर मेरे को ऐसे बिल्कुल। करके बात करनी है, शर्मा जी कैसे हैं आप, नमस्कार, ठीक है कि नहीं है? हाँ और ये इंटरेस्टिंग कमेंट आया कुमार हर्षित से, क्या कह रहे हैं? जी जी चर्चा करेंगे। जी जी जस्ट मिनट, लेट मी रीड। सर हम आप इस कमेंट को पढ़िए तब तक, और शर्मा जी हम कुछ अंतिम क्षणों में सो के आज थोड़ा सा हम 5 मिनट आगे बढ़ गए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन है, लंबा सेशन है। Also known as the Cosworth plan, कॉट्सवर्थ प्लान। the Cosworth calendar and the Eastman plan is a solar calendar proposed for the calendar reform designed by the Moses B. Cosworth, who presented it in 1902. It divides the solar year into 13 months of 28 days each. Oh, ये तो सर नई सर बात मैंने मुझे ये जवाब जरा कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ये मिल जाएगा आपको, ये टाइप है, हाँ। मिल जाएगा इसमें। ये नहीं, आपकी नहीं, फेसबुक में है सर, ये रहेगा इसमें, ये ये इसी में रहेगा सर, फेसबुक मेरा आपका फेसबुक खुलता नहीं है मेरे पास। मैं भेज दूंगा कॉपी करके, आप चिंता न करें। व्हाट्सएप भेज आज देंगे कर सर। दीजिएगा तो मैं अपना कल थोड़ा सा बिल्कुल, बहस भेज करेंगे देंगे। इसमें। हर्षित जी ने भेज बहुत देंगे अच्छी सर। जानकारी दी है। तो इससे पहले कि हम आज के शो के समापन की ओर बढ़े, दिल्ली से अपूर्व पंत पूछते हैं कि जो परसों तक दाढ़ी थी आपकी, वो असली थी कि नकली थी? हाँ इसका जवाब बहुत मुश्किल है। मोहन चौहान जी सर को प्रणाम कर रहे हैं, और श्रद्धा बिष्ट जी और बहुत सारे प्रयोग बता रही हैं मेकअप को लेके। तो अंतिम झलक हम देखते हैं शर्मा जी की एक्टिंग की, और उसके बाद हम कुछ अंतिम कमेंट्स के साथ विदा लेंगे। तो शर्मा जी लाइव आपके सामने। अभी मैं इस पे था जुगल पंत जी का कि सर ठुलछलिया करो ना, और मेरा भी ठुलछलिया बहुत अच्छा प्ले रहा है जिसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो उसी का एक दृश्य, अंतिम दृश्य है ठुलछलिया का। एक बच्चे को वो पालता है और वो उससे पहले मर जाता है। बुढ़ापे में अगर किसी का बेटा मर जाए तो क्या दुख होता है, ये वही समझ सकता है। तो वही दृश्य है। और मैं दर्शकों को अपने बता दूं, यहाँ पर छलिया और छोलिया जो हमारा उत्तराखंडी नृत्य है, उन दोनों को शब्दों को मिक्स किया गया है। और ठुल छलिया जो है वो वास्तव में ठुल छोलिया ही शब्द है, और छलिया मीन्स छलने वाला भी हो जाता है। तो उसी को है मैं ले रहा हूं। भगवान, मेरे छलने से लोगों को सुख मिलता था, प्रसन्नता होती थी उनको। मेरे छलने से मुझे दुख पहुंचा है, पीड़ा हुई है मुझे, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं नहीं हारूंगा। आज ये साबित होके रहेगा कि कौन है ठुलछलिया, तू या मैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं शर्मा जी, और ये नाटक हमने देहरादून में भी किया था सर। एक बहुत मजे की बात बताऊं कि ये हिंदी में सॉरी, ये हमने हल्द्वानी में हिंदी में किया था, और देहरादून में टाउन हॉल में कुमाऊनी में किया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे टाउन हॉल में देहरादून में जो कुमाऊनी नहीं समझते थे, इसके बावजूद उनकी आंखों में इस पूरे नाटक के दौरान हमने आंसू देखे। अखिल गढ़वाल सभा के एक नाट्य प्रतियोगिता थी फोक सॉन्ग, फोक थिएटर की, तो उसमें हमने किया था। बहुत अच्छा नाटक है, कभी कोशिश करेंगे दोबारा इसको आप सबको दिखा सके।
मैंने भी इसमें एक करेक्टर किया था, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और आज का जो शो है ये एक अलग था नाटक को लेके। एक पहले कलाकार इस शो में छठे एपिसोड में आए। आने वाले दिनों में नाटक और रंगमंच और शिक्षा को लेकर और बहुत सारी चर्चाएं होंगी और बहुत से कलाकारों को हम आमंत्रित करेंगे आपके बीच में लाइव। कल हमारे साथ रहेंगे देहरादून डाइट के प्राचार्य और प्रख्यात कवि राकेश जुगरान जी, जो बहुत ही संवेदनशील इंसान है और जो संवेदना से ही व्यक्ति कवि या लेखक साहित्यकार बन सकता है। बगैर संवेदना के ये सब संभव नहीं है। तो हम राकेश जुगरान साहब का कल इंतजार करेंगे। और आज के शो में बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं सर, उनको अभी दिखाना संभव नहीं, क्योंकि शो में हम ऑलरेडी आज 15 मिनट ऊपर जा चुके हैं। मेकअप का मामला था और कई चीजें थी। शर्मा जी इतना और बता दीजिए अंत में जाते जाते कि ये दाढ़ी मेरी हमेशा ऐसी रहेगी, निकलेगी कैसे, दर्शकों को भी पता लगे। इसको निकालने के लिए गोले का तेल सबसे अच्छा है। गोला मतलब नारियल कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल से इसको भिगा लीजिएगा जी, और पूरा कोकोनट ऑयल से भिगाने के बाद आप इसको कपड़े से या अपने रुमाल से रगड़ेंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा। और उसके बाद ही साबुन से धोइएगा। उससे पहले अगर आपने इसमें कोई पानी लगाया तो आपकी लाइनिंग्स थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी, जो लाइनिंग डाली थी। और कोकोनट ऑयल से इसको आप आराम से निकाल लें। मैं तो निकाल सकता था अभी, लेकिन मैंने कहा जब तक आप गेटअप में है तो अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी बहाने अभिनय पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं। राकेश पोखरियाल जी, पूनम कांडपाल, सरिता बेस्ट, सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो लिखते नहीं हैं, शर्माते हैं, हिचकते हैं, झिझकते हैं टिप्पणी लिखने में। तो मित्रों लिख डालिए, जो होगा देखा जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम भी आपके अपने हैं। मोहन गोस्वामी जी कह रहे हैं शानदार। तो हम आज के शो में एक चीज कहना चाहूंगा अंत में। हमारे बहुत सारे अध्यापक साथी इसको देख रहे हैं, ये अभिनय से संबंधित जो, तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया अभिनय सीख लो। सरकारी नौकरी ढंग से करनी है तो अभिनय सीख लो। अभिनय नहीं हो पाए नौकरी बहुत परेशानी से गुजरेगी। मैंने आज से 35 साल की नौकरी अभिनय के भरोसे निकाली है भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई अधिकारी ना देख रहा है इसको बस आज। तो ये आज का मिर्ची मंत्र था जो मिर्ची बाबा ने हमें दिया। इस मिर्ची मंत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक और श्रोता इस मंत्र को ध्यान में रखेंगे भविष्य में। तो आज के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त है। कल ठीक 7 बजे हम राकेश जुगरान जी के साथ उनकी शानदार कविताओं और शिक्षा और साहित्य और संस्कृति पर एक अच्छी बेहतर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। Thank you very much.